नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कोरोना पर भाजपा विधायक ने अपने ही सरकार के स्वास्थ्य मंत्री पर बोला हमला और कर दी सीबीआई जांच की मांग। जी हां दोस्तों, भाजपा अपने ही नेताओं द्वारा अब घिर रही है और अपने ही एमएलए ने स्वास्थ्य मंत्री पर बड़ा आरोप लगाते हुए सीबीआई जाँच की मांग उठा दी है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कांग्रेस समेत 12 विपक्षी दलों ने पीएम मोदी से कहा कि विपक्ष का सुझाव मानते तो हालात ना होते इतने खराब। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि फसल कटाई के बाद प्रदर्शन स्थल पर वापस लौट रहे हैं किसान, दिल्ली बॉर्डर पहुंचे बड़े जत्थे। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मोदी सरकार की नीतियों का खुलकर विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। करते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना पर भाजपा विधायक ने अपने ही सरकार के स्वास्थ्य मंत्री पर बोला हमला और कर दी सीबीआई जांच की मांग। जी हां दोस्तों, गोवा भारतीय जनता पार्टी के एमएलए ने अपनी ही सरकार पर तीखा हमला बोला है। कोरोना से हो रही मौत के लिए हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे को जिम्मेदार बताकर उन्होंने मांग की है कि सीबीआई उनके महकमे की जांच करे। इसी के साथ आपको बता दें, एमएलए ने कहा कि हेल्थ मिनिस्टर को पता था कि दूसरी लहर आने वाली है, लेकिन बावजूद इसके लोगों के इलाज का कोई बंदोबस्त नहीं किया गया। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि मंत्री पूरी तरह से फेल साबित हुए हैं। गोवा के अस्पतालों में लोगों के इलाज के लिए पर्याप्त इंतजाम तक नहीं है। उनका कहना है कि हम अपने करीबी लोगों को लगातार खोते जा रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री को मौत पर भी किसी तरह का दुख नहीं है। वहीं आपको बता दें, सीएम प्रमोद सावंत से उन्होंने मांग की कि वो तत्काल प्रभाव से स्वास्थ्य मंत्रालय को अपने मातहत लें। हेल्थ मिनिस्टर के बस का नहीं है लोग को बेहतर इलाज दिलाना। यही हाल रहा तो मौतों का आंकड़ा और ज्यादा तेजी से बढ़ने लग जाएगा। उनका कहना था कि वो दुखी हैं क्योंकि लोग मर रहे हैं और वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अपने ही पार्टी के भीतर विरोध शुरू हो चुका है गोवा में, और अपने ही एमएलए ने सीधा यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री को घेरते हुए मुख्यमंत्री को यह कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय अपने अंदर ले लें। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि कांग्रेस समेत 12 विपक्षी दलों ने पीएम मोदी से कहा कि विपक्ष का सुझाव मानते तो हालात ना होते इतने खराब। जी हाँ दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर में देश की बदहाली पर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। ताजा घटनाक्रम में कांग्रेस समेत 12 राजनीतिक दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक संयुक्त पत्र लिखा है। पत्र में मोदी सरकार पर विपक्ष के सुझावों पर ध्यान न देने और सरकार की लापरवाही के चलते हालात खराब होने का आरोप लगाया गया है। साथ ही मांग की गई है कि वैक्सीन उत्पादन बढ़ाया जाए। इसके लिए बजट में निर्धारित किए गए 35,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएं। कांग्रेस समेत 12 राजनीतिक दलों ने केंद्र से मांग की है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को तुरंत रोका जाए। इस प्रोजेक्ट के मद का पैसा ऑक्सीजन और वैक्सीनेशन पर खर्च किया जाए। पीएम केयर फंड के पैसे को भी ऑक्सीजन, दवा और मेडिकल उपकरण खरीदने में लगाने की मांग की गई है। विपक्षी दलों ने कहा है कि महामारी की मार झेल रहे बेरोजगारों को 6,000 रुपए प्रति महीने दिए जाएंगे। केंद्रीय गोदामों में पड़े अनाजों को जरूरतमंदों तक मुफ्त में बांटा जाएगा। साथ ही कृषि कानूनों को रद्द कर किसानों को महामारी से बचाने की अपील की गई है। दोस्तों, करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। फसल कटाई के बाद प्रदर्शन स्थल पर वापस लौट रहे हैं किसान, दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचे बड़े जत्थे। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर। किसान आंदोलन ने फिर से एक बार मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। देश में 40 से ज्यादा किसान संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले संयुक्त किसान मोर्चा ने मंगलवार को कहा कि फसल की कटाई के बाद किसान वापस सिंधु और टिकरी बॉर्डर के प्रदर्शन स्थलों पर लौटने लगे हैं। एसकेएम ने एक बयान में कहा कि सोमवार को दोनों सीमा बिंदुओं पर किसानों के बड़े जत्थे पहुंचे और अब ये जारी रहेगा। वहीं एसकेएम ने कहा कि कल सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर किसानों का बड़ा काफिला पहुंचा। पंजाब से यहां आने के रास्ते में कई जगहों पर इन किसानों का स्वागत किया गया। ट्रैक्टर, कार और दूसरे वाहनों से यहां का सफर तय करने वाले इन किसानों ने तंबुओं और ट्रैक्टरों में रहने का इंतजाम किया है, जैसे कि वो पहले करते रहे थे। किसान मोर्चा ने कहा कि किसानों की हड़ताल मजबूत होती जा रही है और प्रदर्शन स्थल भी बड़े हो रहे हैं। किसानों के तंबू, ट्रॉलियों और दूसरे वाहन स्थायी रूप से बीते 5 महीनों से यहां लंबी कतारों में खड़े हैं। फसल कटाई के बाद किसानों के लौटने का ये सिलसिला अब जारी रहेगा।
केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान संगठन ने कहा कि सरकार ऐसे समय में भी निजीकरण को बढ़ावा दे रही है जब जन स्वास्थ्य प्रणाली के कुप्रबंधन के कारण हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें विकास 100 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल के करीब के साथ वापस आ गया है। कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार पर कसा तंज और कहा कि विकास जो है वो वापस आ गया है क्योंकि 100 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल के दाम है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि नई दिल्ली में देश के कई हिस्सों में पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर को पार कर गया है। इस पर कांग्रेस ने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि चुनाव के बाद विकास वापस आ गया है। कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बुधवार को ट्वीट किया, राज्य चुनाव के कारण विकास को कुछ समय के लिए निलंबित करना पड़ा। सुधारवादियों और प्रत्यक्षवादियों के परिवार इस बात से प्रसन्न होंगे कि विकास अब मजबूती से पटरी पर लौट रहा है। भोपाल में पेट्रोल अब 100 रुपये के पार पहुंच गया है। तो दोस्तों, आपको बता दें, यहां पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने तंज कसते हुए कहा है कि 100 का पेट्रोल हो गया, अब तो विकास आ ही गया। बुधवार को लगातार तीसरे दिन ईंधन की कीमत में वृद्धि हुई क्योंकि राज्य के स्वामित्व वाले ईंधन खुदरा विक्रेताओं ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रत्येक पेट्रोल और डीजल की दरों में 25 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 92 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत कल के स्तर से 91 रुपये 80 पैसे और 82 रुपये 36 पैसे प्रति लीटर हैं। तेल विपणन कंपनियों के मूल्य अधिसूचना के अनुसार मुंबई में अब पेट्रोल 98.36 रुपये प्रति लीटर और डीजल 90 रुपये प्रति लीटर हो गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मोदी सरकार की पॉजिटिविटी मुहिम पर बोले प्रशांत किशोर, घृणित काम है, हमें अंध प्रचारक नहीं बनना। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जबरदस्त कटाक्ष किया है प्रशांत किशोर ने। कोरोना संकट के दौर में वैश्विक आलोचनाओं का सामना कर रही भाजपा सरकार पॉजिटिविटी मुहिम की शुरुआत करने जा रही है, जिसके तहत सरकार की छवि को बचाने का प्रयास किया जाएगा। चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने सरकार के इस कार्य को घृणित कार्य बताया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि ऐसे वक्त में जब हर कोई शोक मना रहा है, आए दिन हमारे चारों ओर त्रासदियां ही दिख रही हैं, ऐसे में सकारात्मकता के नाम पर झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाना घिनौनी बात है। उन्होंने कहा कि सकारात्मक होने के लिए हमें अंधे होकर सरकार का प्रोपेगेंडा फैलाने वाला नहीं बन जाना चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस योजना को लेकर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि सकारात्मक सोच की झूठी तसल्ली स्वास्थ्य कर्मचारियों व उनके परिवारों के साथ मजाक है जिन्होंने अपनों को खोया है। उन्होंने कहा कि यह खबरों के अनुसार पिछले सप्ताह केंद्र सरकार के कुछ अधिकारी एक वर्कशॉप में शामिल हुए थे। इस वर्कशॉप का उद्देश्य बेहतर संचार और सरकार द्वारा किए जा रहे सकारात्मक कार्यों को उजागर करना था। मन की बात के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट किया गया था कि सकारात्मकता के शक्तिशाली संदेश को फैलाना इस वक्त आवश्यक है। भाजपा की तरफ से भी आलोचना का विरोध किया जा रहा है। हाल ही में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोनिया गांधी के बयान पर तीखे शब्दों में पलटवार किया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी लोगों से आलोचना के बदले सलाह देने की बात कही थी। इसी के साथ आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस संक्रमण में एक दिन में सर्वाधिक 4,205 लोगों की मौत होने के बाद कुल मृतक संख्या बढ़कर 2,54,157 हो गई है, जबकि इस संक्रमण के 3,48,421 नए मामले सामने आने के बाद देश में अब तक संक्रमित हुए लोगों की कुल संख्या बढ़कर 2,33,40,938 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के बुधवार को सुबह 8 बजे तक अद्यतन किए गए आंकड़ों के अनुसार उपचाराधीन मामले कम होकर 47,04,099 हो गए हैं। तो दोस्तों, ये कोरोना की भयावहता है जिसके बाद अब सरकार से जवाब मांगा जा रहा है और ऐसे में सरकार जो है वो सकारात्मकता यानी कि पॉजिटिविटी मुहिम पर काम कर रही है, जिसको लेकर प्रशांत किशोर ने इसको घृणित काम बताया है और कहा है कि हमें अंधा प्रचार नहीं करना चाहिए। रुक करते हैं अगली। इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा सरकार ना समझ पाई कि पंचायत चुनाव कराने के ऐसे खतरनाक परिणाम होंगे। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार को फिर से हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए बड़ा झटका दिया है। उत्तर प्रदेश के गांव में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक सख्त टिप्पणी की है। हाईकोर्ट में एक याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि सरकार और चुनाव आयोग विधानसभा एवं पंचायत चुनाव के विनाशकारी परिणामों को समझने में नाकाम रहे। कोर्ट ने कहा कि निर्वाचन आयोग देश में इलेक्शन कराने के परिणामों को नहीं समझ पाया और उसने चुनाव करने की अनुमति दे दी। और एक याचिका की सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय
न्यायालय की सिंगल बेंच ने इस संबंध में टिप्पणी की। जस्टिस सिद्धार्थ की बेंच ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण को रोकने में सरकार को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अब सरकार के लिए गांव में संक्रमण रोकना, टेस्ट करने और लोगों का इलाज करना बेहद मुश्किल होने वाला है। अदालत ने कहा कि सरकार पंचायत चुनाव के बाद होने वाले परिणामों को समझ पाने में नाकाम रही। वहीं केंद्रीय निर्वाचन आयोग भी चुनाव कराने का असर नहीं समझ सका और उसने राज्यों में चुनावी प्रक्रिया को पूरा कराने की अनुमति दे दी। और इन सब के ही चलते पहली लहर में जो कोरोना वायरस गाँव तक नहीं पहुँच पाया था, उसका असर अब गाँव के हिस्सों में भी हो रहा है। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इससे पहले भी प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार को लॉकडाउन लगाने समेत तमाम सुझाव दिए थे। कई बार सरकार के अधिकारियों को कोर्ट ने फटकार भी लगाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के अलावा देश की अन्य अदालतों ने भी राज्य में चुनाव कराने को लेकर निर्वाचन आयोग की आलोचना की थी। मद्रास हाईकोर्ट समेत कई अदालतों के जज ने देश में चुनाव कराने को लेकर निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाए थे और कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि हत्या का मुकदमा क्यों ना चलाया जाए। दोस्तों, ये बेहद बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से योगी सरकार को बेहद बड़ा झटका, कोर्ट की सख्त टिप्पणी और जो गांव में अब कोरोना फैल रहा है उसके लिए जिम्मेदार ठहरा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, कहा रेत में सर डालना पॉजिटिविटी नहीं है, ये देशवासियों के साथ धोखा है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में कोरोना महामारी की गंभीर स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि सकारात्मक सोच की झूठी तसल्ली स्वास्थ्य कर्मचारियों और उनके परिवारों के साथ मजाक है, जिन्होंने अपनों को खोया है और ऑक्सीजन, अस्पताल, दवा की कमी झेल रहे हैं। रेत में सर डालना सकारात्मकता नहीं है, देशवासियों के साथ गद्दारी है, धोखा है। राहुल गांधी ने ट्वीट के साथ एक खबर का लिंक भी, स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है, जहां दावा किया जा रहा है कि देश में सकारात्मक माहौल बनाने के लिए सरकार नेगेटिव रिपोर्ट की संख्या ज्यादा दिखाएगी। वहीं प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा कि भारत सबसे बड़ा टीका उत्पादक देश है। भाजपा सरकार ने 12 अप्रैल को टीका उत्सव तो मना लिया, लेकिन टीके की कोई व्यवस्था नहीं की और इन 30 दिनों में हमारे टीकाकरण में 82% की गिरावट आई है। उन्होंने सवाल किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीका बनाने वाली कंपनियों में गए और फोटो भी खिंचवाई, मगर उनकी सरकार ने टीके का पहला ऑर्डर जनवरी 2021 में क्यों दिया। अमेरिका और अन्य देशों ने हिंदुस्तानी टीका कंपनियों को बहुत पहले ऑर्डर दे रखा था, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। उन्होंने कहा कि घर घर टीका पहुंचाए बिना कोरोना महामारी से लड़ना असंभव है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पप्पू यादव की गिरफ्तारी का भाजपा जेडीयू में भी विरोध, पूर्व मंत्री बोले सारण डीएम और भाजपा सांसद पर हो कार्रवाई। जी हां दोस्तों, बिहार में जबरदस्त सियासी भूचाल। मधेपुरा के पूर्व सांसद और जन अधिकार पार्टी के संरक्षक पप्पू यादव की गिरफ्तारी के मामले में विपक्ष के दलों में भले एक राय नहीं हो, लेकिन एनडीए में शामिल बिहार के सभी दलों के नेताओं से उनको समर्थन मिल चुका है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी और वीआईपी के मुकेश साहनी के बाद अब भाजपा और जेडीयू में भी पप्पू यादव की गिरफ्तारी के विरोध में आवाज उठाई गई है। भाजपा के विधान पार्षद रजनीश कुमार और जेडीयू के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री मोनाजिर हसन ने पूर्व सांसद की गिरफ्तारी को गलत बताया। जेडीयू नेता और बिहार सरकार में मंत्री रहे मोनाजिर हसन ने पप्पू यादव की गिरफ्तारी को गलत ठहराते हुए कहा कि गिरफ्तारी तो सारण के डीएम और भाजपा के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी की होनी चाहिए। हालांकि जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि जनसेवा के नाम पर घटिया राजनीति करने वाले पप्पू यादव की गिरफ्तारी पूरी तरह सही है। उन्होंने कहा कि सभी लोगों को इसका समर्थन करना चाहिए। भाजपा के विधान पार्षद रजनीश कुमार ने भी कहा कि आम लोगों की मदद में जुटे पप्पू यादव की गिरफ्तारी सही नहीं है, राज्य सरकार को इस मामले में ध्यान देना चाहिए। गौरतलब है कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी का विरोध कांग्रेस और सीपीआई जैसी पार्टियां खुलकर कर रही हैं। राजद में इस मसले पर बटी हुई राय है। हम और वीआईपी ने इसका खुलकर विरोध किया है। पार्टी के तौर पर जेडीयू और भाजपा भी सरकार और पुलिस के स्टैंड के साथ है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जेल में ना तो पीने का शुद्ध पानी है और ना ही कमोड, रात भर मच्छरों ने काटा। जेल में पप्पू यादव ने शुरू की भूख हड़ताल। जी हां दोस्तों, बाढ़ और कोरोना महामारी जैसी आपदा में दूसरों को घर घर जाकर खाना पहुंचाने वाले जाप संरक्षक और पूर्व सांसद पप्पू यादव खुद भूखे हैं। मधेपुरा जिले के कुमारखंड थाना में दर्ज अपहरण के एक मामले में मंगलवार को पूर्व सांसद को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मधेपुरा कोर्ट में वर्चुअल पेशी के बाद
बाद रात करीब 12:45 पूर्व सांसद को वीरपुर जेल लाया गया। जेल की कुव्यवस्था को लेकर पूर्व सांसद ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। पप्पू यादव के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से यह जानकारी मिली है। पप्पू यादव ने अपना दर्द साझा करते हुए कहा है कि वीरपुर जेल में ना तो पीने का शुद्ध पानी है, ना ही वॉशरूम है। वह खुद डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। उनके पांव का ऑपरेशन भी हुआ है। उन्हें बैठने में दिक्कत होती है, लेकिन शौचालय में कमोड नहीं है। रात भर उन्हें मच्छरों ने काटा। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि बिहार में राजनीतिक संरक्षण में चल रहे दवा माफियाओं, शराब माफियाओं, एम्बुलेंस माफियाओं और अस्पताल माफियाओं के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी। उधर भारी सुरक्षा के बीच मंगलवार की रात लगभग 1:15 बजे पटना और मधेपुरा की पुलिस पूर्व सांसद पप्पू यादव को लेकर वीरपुर पहुंची। पुलिस के काफिले के पीछे पूर्व सांसद के सैकड़ों समर्थक और पार्टी कार्यकर्ता अपने वाहनों से चल रहे थे। हालांकि वीरपुर पहुंचने के बाद पप्पू यादव को लगभग 1 घंटे तक जेल के बाहर इंतजार करना पड़ा। पीछे से मधेपुरा पुलिस सभी जरूरी कागजात लेकर पहुंची। तब रात लगभग 1:45 हो चुके थे। पूर्व सांसद को जेल के अंदर भेजा गया। बता दें कि जाप अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव को मंगलवार सुबह पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन्हें पीएमसीएच के कोविड वार्ड में जाने को लेकर गिरफ्तार किया गया। इससे पहले पुलिस टीम मंदिरी स्थित उनके आवास पर पहुंची। यहां 2 घंटे तक उन्हें रखा, फिर गांधी मैदान थाने लेकर चली आई। कुछ घंटे बाद पुलिस अफसरों ने कहा कि पप्पू यादव पर मधेपुरा में एक अपहरण और हत्या के 32 साल पुराने मामले में वारंट था। मधेपुरा पुलिस ने पटना पुलिस से संपर्क किया था। देर शाम मधेपुरा पुलिस एक डीएसपी के नेतृत्व में पटना पहुंची और उनको अपने साथ लेकर चली गई। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मनीष सिसोदिया का केंद्र सरकार पर हमला। कहा केंद्र सरकार रोक रही है कोवैक्सीन की सप्लाई, बंद हुए 100 सेंटर। जी हां दोस्तों, राजधानी में कोरोना टीकाकरण अभियान के बीच वैक्सीन डोज की कमी को लेकर आज दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। सिसोदिया ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के निर्देश पर ही दिल्ली को मिलने वाली वैक्सीन की डोज की सप्लाई रोक दी गई है। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली सरकार ने 1,34,00,000 वैक्सीन की डिमांड की थी। 67 लाख कोविशील्ड और 67 लाख कोवैक्सीन मंगाई गई थी, लेकिन भारत बायोटेक की तरफ से कल हमें चिट्ठी लिखकर बताया गया कि वो हमें वैक्सीन नहीं दे सकते। उनकी तरफ से कहा गया है कि संबंधित सरकारी अधिकारी के कहने से हम आगे सप्लाई नहीं कर पाएंगे। जाहिर है कि केंद्र सरकार यह निर्धारित कर रही है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि केंद्र सरकार को बताना चाहिए कि अगर वैक्सीन विदेशों में नहीं भेजी गई होती तो दिल्ली और मुंबई के लोगों को 2-2 बार वैक्सीन लगाई जा चुकी होती। हमारे पास जितना भी रिजर्व आया था सब खत्म हो चुका है। कोवैक्सीन के सेंटर बंद करने पड़े हैं। 17 स्कूलों में 100 से ज़्यादा कोवैक्सीन के सेंटर बंद करने पड़े हैं और बस हमारे पास कोविशील्ड के जो सेंटर थे वो चल रहे हैं। बता दें कि दिल्ली में अभी भी 2 श्रेणी में वैक्सीनेशन हो रहा है। पहली श्रेणी में हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर और 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। इसी श्रेणी के लिए दिल्ली को अभी तक 43,20,490 वैक्सीन मिली है। दिल्ली में 11 मई की सुबह तक इनमें से 39,22,000 वैक्सीन लगाई जा चुकी है और 3,98,000 शेष वैक्सीन उपलब्ध है। इसके अलावा 18 से 44 वर्ष के लोगों के वैक्सीन के लिए दिल्ली को अभी तक कुल 5.5 लाख डोज मिली है, जिसमें कोवैक्सीन की 1.5 लाख और कोविशील्ड की 4 लाख डोज शामिल है। इनमें से सोमवार की शाम तक 3.5 लाख वैक्सीन लगाई जा चुकी है और 2,19,000 डोज मौजूद थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर सियासत तेज। आरजेडी बोली सबको अरेस्ट करे सीएम नीतीश। जी हां दोस्तों, पूर्व सांसद और जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव को मंगलवार सुबह पटना में मंदिर स्थित उनके आवास में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक उन पर बगैर अनुमति के घूमने, सरकारी कार्य में बाधा डालने और लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि राज्य में अंधेर नगरी चौपट राजा वाली स्थिति बन गई है। यहाँ चोर ही जोर से बोल रहा है, वहीं तरफ विपक्ष के लोग लगातार कोरोना पीड़ित लोगों की सेवा कर रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस के लोग तो बिहार में कांग्रेस और जाप सुप्रीमो पप्पू यादव लोगों की सेवा कर रहे हैं। उनकी गलती इतनी है कि सरकारी एम्बुलेंस जो राजीव प्रताप रूडी के यहाँ लगी हुई थी उसको उन्होंने उजागर किया है। एफआईआर तो सरकारी एम्बुलेंस रखने के लिए राजीव प्रताप रूडी पर होनी चाहिए, लेकिन सरकार ऐसी है कि कारनामे को उजागर करने वाले पप्पू यादव को ही सजा दे रही है।
आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि पिछले कोरोना काल में नेता प्रतिपक्ष लोगों के बीच जाने लगे हैं। ऐसे में तो सीएम नीतीश कुमार को सबको लॉकडाउन के नियम का उल्लंघन के मामले में जेल में डाल देना चाहिए। सरकार इस समय अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वहीं जेडीयू के प्रवक्ता सुहेली मेहता ने कहा कि लॉकडाउन का कानून सबके ऊपर लागू है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी का मामला लॉकडाउन से जुड़ा हुआ है। कानून से ऊपर कोई नहीं होता है और कानून सबके लिए बराबर है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने फिर मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा नदियों में शव बह रहे हैं लेकिन पीएम को सेंट्रल विस्टा के सिवा कुछ दिखता ही नहीं। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार पर लगातार हमला बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ इलाकों से कोरोना संकट काल में नदियों में शवों के तैरने की तस्वीरें सामने आई है। मंगलवार को राहुल गांधी ने इसी मुद्दे के जरिए केंद्र सरकार पर एक बार फिर हमला किया। राहुल ने ट्वीट में लिखा, नदियों में बहते अनगिनत शव, अस्पतालों में लाइनें, मीलों तक जीवन सुरक्षा का छीना हक। पीएम वो गुलाबी चश्मे उतारो जिससे सेंट्रल विस्टा के सिवा कुछ दिखता ही नहीं। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा परियोजना लगातार विवादों में गिरती नजर आ रही है। दिल्ली में इस परियोजना पर काम चल रहा है लेकिन इसे रोकने की मांग कोरोना काल के दौरान बढ़ रही। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।